Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what were the major proposal of the Vienna Congress। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो वियना कांग्रेस थी उसके मेजर प्रपोजल क्या क्या थे। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 4 फीचर ऑफ द वियना ट्रीटी ऑफ 1815। जो 1815 की वियना ट्रीटी थी उसके कोई 4 फीचर्स आपको यहाँ पे बताने हैं। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एनी 3 प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। यानी कि 1815 की जो वियना ट्रीटी थी उसके 3 प्रोविजन बताइए। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रीटी ऑफ वियना डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है ट्रीटी ऑफ वियना 1815, बिकॉज ये 1815 में हुई थी। ओके चलिए देखते हैं क्या क्या था इसमें। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वॉज टू अंडो मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप। यानी कि जो यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे मिड 18th सेंचुरी के दौरान, 19th सेंचुरी के दौरान जो चेंजेस आ रहे थे पूरे यूरोप में, उनको वापस से करना, मतलब वापस उनको रिवर्ट करना था। मतलब जो भी चेंजेस आए थे उनको बदलना था, उन चेंजेस को कैंसिल करना था। ये इस ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है द बूरबॉन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रीस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। इट्स मेन, देखो यहाँ पर इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपका बैकवर्ड में लेके जाती हूँ। आपने ज़रूर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो आपने क्या पढ़ा था उसमें, आपने पढ़ा था ना कि क्या होता है 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन होती है और रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ के राजा थे लुइस 16, उनको क्या किया जाता है, उनको उनकी पोस्ट से ही हटा दिया जाता है और फ्रांस क्या बन जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है स्टार्टिंग में, फिर बाद में वो रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। बट लास्ट में 1804 में नेपोलियन आता है और अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर देता है। इन सब चीज़ों के दौरान जो वहाँ पे लुइस 16 और उनके जो डायनेस्टिक रूल चल रहा था बूरबॉन डायनेस्टी का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना का बाद से, यानी कि 1815 की जो ट्रीटी ऑफ वियना थी, इसके बाद से दोबारा से फ्रांस की उस बूरबॉन डायनेस्टी को राजा के पोस्ट पे बिठाया जाता है। मतलब दोबारा से उनकी पावर जो है उनको प्रोवाइड की जाती है और जो भी चेंजेस नेपोलियन लेकर आया था पूरे फ्रांस में और जहाँ जहाँ पे फ्रांस ने कैप्चर किया था यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ को, वो सारे कंट्री उसको दोबारा से छोड़ने पड़े। मतलब जिन टेरिटरी में पहले फ्रांस ने अपना कब्जा जमाया था, बाद में उसको उन्हें छोड़ना पड़ा। कब? 1815 के बाद से। और ये सब कुछ क्यों हुआ था 1815 में? बिकॉज 1815 में ही नेपोलियन को वाटरलू का जो वॉर था वहाँ पे हराया गया था और जेल में बंद कर दिया गया था। एंड इन द एंड 1818 में उनकी नेपोलियन की डेथ हो जाती है सेंट हेलेना के आइलैंड पे। ओके तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि 1815 में जब नेपोलियन को जेल में बंद किया और ट्रीटी ऑफ वियना हुई, तो फ्रांस जैसा पहले हुआ करता था क्रांति से पहले, रेवोल्यूशन से पहले, वो सारे के सारे चेंजेस, मतलब वो सारा कंडीशन दोबारा से फ्रांस में इम्पोज किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। यानी कि पूरा जो फ्रांस है, जैसे मान लीजिए कि ये फ्रांस है बच्चे, तो फ्रांस के आसपास में ना बहुत सारे क्या किया गया, बाउंड्रीज बनाई गई। ठीक है, क्यों बनाई गई बाउंड्रीज? ताकि फ्रांस आगे के जो आजू बाजू के जो कंट्री है ना, उनके ऊपर दोबारा से हमला करके उन्हें अपने अंडर में ना ले सके। यानी कि फ्रांस की जो एक्सपेंशन की एक वो थी ना, पावर थी, उसको रोकने के लिए बाउंड्री बना दी गई पूरे फ्रांस में। नेक्स्ट है प्रशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला है प्रशिया, रशिया बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, रशिया की स्टोरी बिल्कुल अलग थलग है, उसको तो आप हटा ही दीजिए। पहले कंट्री हुआ करता था प्रशिया। ठीक है, आज का जो जर्मनी है और जो ऑस्ट्रिया है, वो सारा रीजन मिला के पूरा प्रशिया कहलाया करता था। लेकिन बाद में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री बनता है, तो प्रशिया का अंत हो जाता है। ओके लेकिन जब 1815 का ट्रीटी हुआ था, तो जो प्रशिया था उसको उसके वेस्टर्न फ्रंट पे बहुत सारी न्यू टेरिटरीज मिल गई थी। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये जो पूरी ट्रीटी ऑफ वियना थी, ये प्रशिया के फेवर में थी और फ्रांस को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, या फ्रांस के जो रेडिकल आइडियाज़ थे उनको कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया गया था। तो ये सब कुछ था, प्रोविजन था ट्रीटी ऑफ वियना का। और ऑनेस्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अपने ध्यान में रख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।